बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और अहम मौजू के साथ आज के प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स टेस्ट मैच सीरीज़ इस वक्त खेल रही हैं। पहला टेस्ट मैच कराची में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह वो मुकाबला जीता। अब दूसरा टेस्ट मैच पिंडी में होगा और उसके बाद T20 सीरीज़ का भी आगाज़ होगा लाहौर में, जिसके लिए हाल ही में पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान किया। 20 रुकनी जो स्क्वाड है उसके अंदर यंग फेसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक सरफराज अहमद का नाम नज़र आता है और जो सबसे बड़ा एक्सक्लूजन जिसको कहा जा रहा है वो मोहम्मद हफीज़ हैं और उनके अलावा वहाब रियाज़ भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, शादाब भी नहीं है, इमाद वसीम भी नहीं है, फ़खर जमान भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल पे सिलेक्शन की नई अप्रोच पे जिसमें आपको स्लाइड्स की सूरत में बताया जाता है। जो नए चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, जब उन्होंने कराची में टेस्ट स्क्वाड अनाउंस की तो स्लाइड्स दिखाई और बताया और कन्विंस करने की कोशिश की मीडिया को कि उन्होंने टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्वाड सेलेक्ट किया है। मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। उनसे हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात के जवाब लें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वसीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक है? अच्छा, चले मैं डायरेक्ट आपसे सवाल करता हूँ। जो कराची में हमने आपका रूप देखा, हमने आपको खेलते देखा, हमने आपको एनालिसिस करते देखा, कोचिंग करते देखा, यूट्यूबर आप पाकिस्तान के गालिबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पहले साबिक खिलाड़ी हैं जो यूट्यूब पे आए और काफ़ी अच्छा किया। लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहा जाता है आपको, क्यों और आपको कैसा लगता है ये सुन के? टू बी ऑनेस्ट अच्छा लगता है। देखिए, मॉडर्न क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है कि उसमें जैसे कि कोचिंग से आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल आ गया है, और आपने डोमेस्टिक मैचेस में भी देखा और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अब काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक बात आती है सिलेक्शन की, तो लैपटॉप सिलेक्टर आई थिंक वी नीडेड वन। हमें इस तरह का एक ट्रेंड चाहिए था। तो आई थिंक मैं लकी हूँ कि मुझे ये एजाज़ मिला है कि मैंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है। का मकसद सिर्फ यही है कि देखने वालों को और प्लेयर्स को, कि उनको भी पता हो कि वो पिक क्यों हुए हैं और जो पिक नहीं हुए हैं वो क्यों पिक नहीं हो रहे हैं। और साथ साथ इट्स नॉट ओनली स्टैट बेस्ड, हमने उसमें सिनारियोज डिफरेंट भी रखे हुए हैं। वो हमें हेल्प करती है वो चीज़ कि जो प्लेयर्स आने वाले हैं या जिन्होंने कम बैक करना है, उनका भी सिनारियो हम सामने रख देते हैं जी भाई ये परफॉर्मेंसेस थी आपकी, और ये चीज़ें आप बेहतर करेंगे तो आप ऑलवेज टीम में कम बैक कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी कि आपके प्लान्स क्या है, आपका जो एक ट्रांसपेरेंसी आपकी नजर आती है एक प्रोसीजर के अंदर, प्रोसेस के अंदर। तो मेरी कोशिश ये है कि जितने भी सिलेक्शन के हम फैसले कर रहे हैं उनमें क्लैरिटी हो, उसके पीछे जो लॉजिक है वो आप लोगों को भी पता चले और प्लेयर्स को, जितने भी देखने वाले हैं, और साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लेयर्स को भी पता हो कि लॉजिक क्या था उनको टीम में रखने का या फिर ना रखने का। एक तो आपने चीज़ बताई जो आप जिस चीज़ को आप नज़र में रखते हैं, सिलेक्शन अप्रोच रखते हैं, टीम नीड आप रखते हैं, फिर उसके अलावा और भी चीज़ें एज अ चीफ सेलेक्टर। वो तीन चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं, अगर टूर आ रहा है सपोज़, ये T20 सीरीज़ है, तो आप कौन सी तीन अवामिल को सबसे पहले उनका जायज़ा लेते हैं, फिर आप टीम कंबाइन करना शुरू करते हैं? देखिए आसिफ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सिलेक्शन के अंदर, कि अगर क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना। क्योंकि वैसे ही अगर आप टीम बना लेंगे विदाउट नोइंग कि टीम की असल में रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से एरियाज हैं बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना जी, इन वजूहात की वजह से हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है जी कि अब हमने एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमें इस तरह का बैट्समैन चाहिए या इस तरह का बॉलर चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन आपकी स्टार्ट होती है कि उस स्पेसिफिक रोल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं। तो उसमें क्लैरिटी आ जाती है कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया जी ये एरिया हमारा वीक है जिसकी वजह से हम मैचेस उतने नहीं जीत रहे जितने जीतने चाहिए। उसके बाद जी तलाश करनी है जी कि कौन से प्लेयर्स उस रोल के लिए अवेलेबल है। तो बेसिकली इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है पॉलिसी। इसमें अगर आप नहीं देखते हैं, मैं हर दफा वो एक्सप्लेन भी करता हूँ इसी चीज़ को कि सबसे पहले आपने रिव्यू किया तो लास्ट आपकी सीरीज थी या लास्ट आप जो भी टूर्नामेंट खेले हुए हैं, हाँ जी, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे हमें बेहतरी लाने की जरूरत है, और उसके बाद सूटेबल प्लेयर्स को सिलेक्ट करना उसके लिए। तो इट्स वेरी सिंपल। अच्छा वसीम, फिर मुझे बताया ना, जो आपकी टीम है सिलेक्शन कमेटी, ये तो वही है जिसने लास्ट टीम भी सिलेक्ट की थी, तो फिर इनसे आपको नई इनपुट कैसे मिल पाती है? देखें,
नहीं, ये पुरानी इनपुट नहीं, उनका रोल वेरी सिंपल और वेरी जो कह सकते हैं आपके उसको बहुत अहम है। क्योंकि वो हर टाइम ग्राउंड के वो सिलेक्टर्स एटलीस्ट आपके ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं, जो भी मैच आपका चल रहा होता है। तो आपको वो सिर्फ स्टैट्स नहीं पता होते कि लड़के ने 100 किया है या किसी ने 4 विकेटें ली हैं, साथ किन कंडीशंस में ली है, फिटनेस कैसी चल रही है, फील्डिंग कैसी चल रही है, सिनेरियो मैच का क्या था, कंडीशंस कैसी है। तो वो सारी असेसमेंट करने के बाद वो आपको रिपोर्ट करते हैं, हाँ जी इस प्लेयर ने परफॉर्म किया है, ये उसकी रिपोर्ट है। उसमें आपको ये भी बताते चलो कि हम जुबानी कलामी कोशिश करते हैं, जुबानी कलामी चीजें ना हो। अगर कोई प्लेयर रिकमेंड हो रहा है किसी सेलेक्टर की जानिब से या उस मैच में उन्होंने देखा जी दोनों इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनती है जिसके अंदर काफी एरियाज मार्क किए होते हैं कि स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेला, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे खेला, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा रन करते हैं, कौन से एरियाज है जहाँ पे ये कम रन करते हैं, और साथ साथ कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे ये फंसते हैं। तो फिर वो सिनेरियो हम सामने रखते हैं, अभी ऑपोजिशन ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके अगेंस्ट इन पिचेस के ऊपर ये एरियाज जहाँ पे ये रन करते हैं सूदमंद होंगे या नहीं होंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काफी सिस्टमेटिकली चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सिलेक्शन देखें कमेटी की बात है, तो आई थिंक जब भी किसी भी कमेटी का या ऑर्गेनाइजेशन का हेड चेंज होता है ना, तो उसमें काफी एक आपको हमेशा चेंज एक नजर आता अपनी नई टीम तो नहीं बनाई आपने, और तो कुछ छुपे हुए लोग तो नहीं है आपके साथ? है। नई टीम मेरी वही पुरानी टीम है जो हम पहले मैं भी पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी का है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं वर्किंग करने की कि स्टैट्स और इन चीजों के ऊपर भी तो अ- यू नो अच्छा, मिल जाती है। चलें मुझे ये बताएं कि आपकी टीम से हम शुरू करते हैं। आपने कहा सिलेक्शन अप्रोच आपकी और टीम की जो रिक्वायरमेंट आपने बताई वो ये है कि अटैकिंग ओपनर चाहिए टू कॉम्प्लीमेंट बाबर आजम। अब आपके लिस्ट में वो अटैकिंग ओपनर कौन सा है? क्योंकि आपने शर्जील को छोड़ा, आजम को छोड़ा, फ़खर जमान को आपने छोड़ा, खुर्रम मंजूर को आपने छोड़ा, इनकी परफॉर्मेंस जिनकी नुमाया परफॉर्मेंस थी। देखिए ओपनिंग का बाबर के साथ ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि बाबर आपके बेस्ट बैट्समैन है टीम के अंदर और सबसे ज्यादा वैल्यूबल प्लेयर है टीम के अंदर। तो बाकी जो बैटिंग हमने उनके अराउंड बनानी है कि वो इस तरह के प्लेयर हो जो कि कॉम्प्लीमेंट करें उनकी बैटिंग को भी और टीम को भी इसका फायदा होगा। टैकिंग ऑप्शन डेफिनेटली वी नीड वन। अब उसकी जो अभी हमने शॉर्ट लिस्टिंग की है वो इतने ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर कि जो भी लड़के हमारे जेन में है उसमें इजाफा होगा पीएसएल के बाद कि वहाँ की जो परफॉर्मेंसेज है अब वो भी देखेंगे। कोई नया ओपनर सामने आ जाता है, किस तरह का लड़का नजर आता है हमें किसमें दम है या आगे चल के कर सकता है। लेकिन जहाँ तक आप पहले ओवर की बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर फखर भी मौजूद है, उसमें शर्जील भी मौजूद है, लेकिन इन दोनों के जो इश्यूज चल रहे हैं अभी आई थिंक रेडी नहीं है ये कम बैक करने के लिए टीम के अंदर। फखर की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो वो इतनी कोई ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं रही है, काफी उन्होंने स्ट्रगल की है। नेशनल टी20 कप में उन्होंने रन किए हैं, लेकिन अगेन उनके जो कुछ तकनीकी मसाइल चल रहे हैं जो कि बाद में एक्सपोज हुए वनडे कप के अंदर भी। तो हम चाह रहे हैं कि जब लड़का है तो वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो। यही चीज शर्जील खान के साथ है कि ठीक है वो जब से वापस आए हैं पूरी फॉर्म उनकी ऑन एंड ऑफ चल रही है, लेकिन हम उनको टाइम देना चाहते हैं कि पीएसएल के अंदर वो अपना लोहा मनवाएं, आके अच्छी फॉर्म वहाँ पे वो शो करें और साथ साथ जो दो तीन और एरियाज उनके हैं फील्डिंग का और फिटनेस का उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो डेफिनेटली ये प्लेयर्स कंसिडर होंगे और इस रोल के लिए हमें बैट्समैन चाहिए। और साथ साथ फिर मैं कहूँगा हमारी नजर है कि कोई नया प्लेयर भी आता है अगर वो सामने ऐसे कि वो दम दिखाता है कि यार वो रोल जो हम ढूंढ रहे हैं वो निभा सकता है, तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे। अरे ये शर्जील और आज़म के हवाले से बताइएगा, क्या ये कंसिडर हुए थे, फिर क्या हेड कोच के कहने पर नहीं लिया गया या कोई और वजह भी है? शर्जील की ख़ास तौर से क्योंकि नहीं उनके साथ कुछ और भी मसला है। नहीं देखें दोनों की जहाँ तक बात है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था, डेफिनेटली पार्ट ऑफ आवर प्लान्स है क्योंकि आजम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं जरूरत है टीम को इस टाइम पे इस तरह के बैट्समैन को। लेकिन फिर थोड़ा सा क्राइटेरिया अगर आप देखते हैं कि सिलेक्ट जो है आपका फिटनेस वाला भी और फील्डिंग वाला, तो ये चीजें हम थोड़ी और असेस करेंगे पीएसएल में। और उसके दौरान हमने उनको कुछ टास्क भी देने की कोशिश की है कि आपने जो सर्टन आपने लेवल है वो अचीव करने हैं। तो अगर उनकी प्रोग्रेशन हमें नजर आती है उस जानिब के ऊपर की जानिब उनकी फिटनेस जा रही है, उनकी फील्डिंग जा रही है, तो इनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो पीएसएल एक खुला मैदान है ओपनर्स के लिए भी और विकेट कीपर्स के लिए भी। और उसमें जो भी उस जो रोल हमने सोचा हुआ है कि यू नो उस पे पूरा उतरेगा, चाहे वो कुछ सीनियर है या कोई जूनियर है, हम डेफिनेटली इसको कंसिडर करेंगे। चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि सुना ये है कि हेड कोच की जानिब से भी कुछ प्लेयर्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। मैं पूछूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद।
जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मोहम्मद वसीम, चीफ सेलेक्टर हमारे साथ। टीम से जो लोग बाहर हुए उसके हवाले से बात हो रही है। मैं एक मरतबा फिर आपसे पूछूंगा कि शर्जील आज़म वाले मैटर में क्या चीफ सेलेक्टर के साथ ये चीफ कोच जो हैं मिसबा, उनकी राय भी आई थी? उन्होंने कहा था कि अभी नहीं। देखिए, जहाँ तक राय की बात है तो डेफ़िनेटली ना सिर्फ़ कि हम सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, बल्कि हम कोच और कैप्टन के साथ भी डिस्कस करते हैं कि ये लड़के हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, इनके अंदर से हम देखें तो उनकी इनपुट तो आती है। लेकिन सिर्फ़ ये कह देना जी कि हेड कोच के कहने पे या कैप्टन के कहने पे ऐसा हो गया तो ये गलत होगा, इसकी मैं तस्दीक करूँगा। लेकिन अभी तक जितने भी हमारी चीज़ें हो रही हैं, मैं एटलीस्ट ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम तकरीबन हर दफ़ा ही सारे एक सेम पेज के ऊपर हैं। अभी तक इस तरह की कोई चीज़ आई नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए हमने कंसिडर करना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक को मैं वेटेज दे रहा हूँ, आपकी जितने परफॉर्मर्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मौका मिले, लेकिन उनको जो साथ जो बाकी बॉक्सेस हैं, उनको भी टिक करना होगा कि आपकी अगर फिटनेस बिल्कुल ही नहीं है और आप रन्स कर रहे हैं, लेकिन नोइंग कि ये इंटरनेशनल लेवल की फिटनेस नहीं है, तो फिर उस पे डेफिनिटली आप जब तक वो एरियाज़ भी कवर नहीं करेंगे, तो आप लोग कंसिडर उसमें नहीं होंगे। तो अभी तक के इस तरह का कोई मामला आया नहीं है कि जहाँ पे हमें कोई डेडलॉक आ जाता है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अभी तक हम सारे एक पेज के ऊपर चल रहे हैं। तो फिटनेस की जहाँ तक बात है, डेफिनिटली वो हमने एरियाज़ मार्क किए हुए हैं। अब उसमें हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से कोई बंदा सुपर एथलीट बन जाए। लेकिन फिर मैं कहूँगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट उसके नज़दीक-नज़दीक तो वो बंदा हो। गो के टेस्ट मैच अब दूर चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बात हुई शान मसूद पे कि उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था पाकिस्तान में, लेकिन उनको आपने बाहर किया। आप बता तो चुके हैं थोड़ा बहुत कि उनके टेक्निकल फ्लॉज थे, लेकिन क्या उनके लिए क्या प्लान है? देखिए, जब बात होती है ना कि कौन से ग्राउंड के ऊपर किसने ज़्यादा रन्स किए हुए हैं, वो ज़्यादा चीज़ें व्हाइट बॉल के ऊपर आप कह सकते हैं क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो एक जैसी रहती हैं वहाँ पे और वो चीज़ें मैटर करती है वहाँ पे स्टैट्स बेस अगर आप कहते हैं जी फलाने ग्राउंड के ऊपर इस बॉलर की अच्छी बॉलिंग की हुई है। ऑब्वियसली उसमें बाउंड्री का साइज़ मैटर करता है, पिचें मैटर करती हैं, लेकिन जहाँ बात आती है रेड बॉल की, उसमें भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं बट नॉट कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं और शान का मैंने उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही एक्सप्लेन किया था कि शान का मुझे ये परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसने बहुत इनिंग्स उसकी हो गई हैं 7-8 इनिंग्स में उसने रन्स नहीं किए हैं, उसने इससे पहले भी परफ़ॉर्म किया है। लेकिन शान वाला एक वैल्यूएबल प्लेयर है, लेकिन वो जिस तरह वो आउट हो रहा था, वो टेक्निकली एक फ्लॉ ओपन नज़र आ रहा है और अगर आप कंडीशंस की बात करते हैं, तो मैं कराची की पिच या पिंडी की पिच देखता हूँ, जहाँ पे लो एंड स्लो बाउंस होना है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग होनी है, तो जो लड़का लेग बिफोर के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा वो मसाइल हो जाने थे। तो उसपे फिर यही था कि क्या हम दोबारा रिपीट करें कि वो जो होता है ना कि और ज़्यादा वो ट्रबल में चला जाए या उसको एक ब्रेक दें। तो आई थिंक हमने एंड में ये डिसाइड किया था ही नीड्स अ ब्रेक, अपनी जो टेक्निकल उसका फॉल्ट है उसके ऊपर वो काम करे और फिर अपना वो डोमेस्टिक परफॉर्म करके टीम के अंदर वापस आ सके। तो प्लान उनके लिए बना हुआ है यही कि वो जो भी विंडो क्रिएट होगी पीएसएल के बाद उस पे एनएचपीसी के पिचेज़ अवेलेबल हैं, इनके लिए प्लान्स भी बनाएँगे और वहाँ जाके ये काम भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, टीम के साथ लड़के चलते रहे, सुहेल खान, इमरान खान, बिलावल, वो अपना काशिफ भट्टी, मूसा, फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं, फिर वो पीछे चले जाते हैं। ये क्यों होता है? क्यों नहीं है इमरान खान? क्यों नहीं है सुहेल खान? क्यों नहीं है मोहम्मद मूसा? देखिए मैं वो उस पे नहीं जाऊँगा कि पास्ट में क्या हुआ है, तो मैं ज़्यादा आगे की बात ही करूँगा कि ये मैंने शुरू में एक बात की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए लड़के हैं ना, उनकी जो डेवलपमेंट है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हो, मैचेस खेल के हो। मूसा की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, कभी भी जब वो टीम में मैंने नहीं रखा, तो मैंने यही रीज़न बयान किया कि वही थिंग ही नीड्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट कि उनकी मैच प्रैक्टिस हो, चाहे वो 4 डे मैचेस हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल के मैचेस हैं, वो ज़्यादा मैचेस खेलें ताकि क्योंकि 2 साल में मुझे लगता है कि उनकी वो डेवलपमेंट नहीं हुई कि जो होनी चाहिए थी, अभी तक वो उस तरह रेडी नहीं हो सके हैं। तो डोमेस्टिक खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे मैचेस खेलेंगे तो आई थिंक उनकी डेवलपमेंट तेज़ हो जाएगी और आगे जाके हमारे लिए वो ऑप्शन बनेंगे। लेकिन आगे चल के आपको इस तरह के केसेस नज़र नहीं आएँगे जहाँ पे आप सिर्फ़ लड़कों को कैरी कर रहे हैं और वो वहीं से ड्रॉप हो जाएँ। हमारी कोशिश यही है कि हम रियलिस्टिकली एक स्क्वाड पिक करते हैं, जैसे आपने टेस्ट मैच में भी देखा होगा कि सारे परफॉर्मर्स हमने पिक किए हैं। तो ऑब्वियसली उसमें से 11 लड़कों ने ही खेलना है, तो उसमें कुछ परफॉर्मर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हमारी बड़ी गहरी नज़र है कि ठीक है, इनको अभी परफॉर्म किया तो है लेकिन अभी टेस्ट टीम में उनकी जगह नहीं बनती है, ठीक है। उनको हमने एक वो कहते हैं ना, एक वो दिखा दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैसी होती है, टीम के साथ वो रह रहे हैं। तो दोबारा जब वो रिपीट करेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस तो डेफिनिटली वो भी
उनके 20 से फिर 16, 16 से फिर 11 में आने का प्रोसेस उनका आसान हो। अच्छा, हुआ ये कि मूसा ट्रैवल करके आए, इतना रस्टी हुए शायद वो, यहाँ आके उनको फिटनेस मसाइल का रहा सामना। आप तक रिपोर्ट भी आई होगी कि वो जो डोमेस्टिक के मैचेस हैं उनसे वो बाहर रहे। ये आपने आपने भी ये रिपोर्ट सुनी होगी, तो ये भी तो मसला है ना, इसको भी तो आपने देखना है। देखिए अगेन ये सारी चीजें आती हैं आपके मैचेस के अंदर, क्योंकि आप टीम के साथ रहते हैं जहाँ पर वो मैचेस नहीं खेलते हैं, तो आप नेट्स में जो बॉलिंग करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर वो प्रेशर नहीं आता। आप ठीक है 10 से 15 नेट्स में ओवर्स करते हैं, लेकिन जब मैच सिनारियो बनता है, मैच का प्रेशर आता है, तो फिर आपका असल इम्तिहान आपकी बॉडी का भी होता है और आपकी स्किल्स का भी होता है। तो उसकी कमी डेफिनेटली नजर आ रही है कि मूसा के केस में अगर हम देखते हैं, वो लास्ट ईयर भी कोई जब वो डोमेस्टिक 2-4 मैचेस खेले थे उसमें भी उन्होंने स्ट्रगल की थी फिटनेस वाइज, और अभी भी वनडे कप में हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स होप कि वो अभी ने वनडे कप का फाइनल भी मिस किया है शायद, और जी अभी जी, देखते हैं टी फाइनल ट्वेंटी में मिस वो किया। फिट होते हैं, लेकिन उनको मैच प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे ताकि उनके वो मसल बॉलिंग वाले डेवलप हो, अंडर प्रेशर उनको बॉलिंग करनी भी आए, उनकी फिटनेस भी इंप्रूव हो। तो यही वजह है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है कि अब जो डेवलपमेंट का काम है टीम के साथ, आप बगैर अगर प्लेइंग 11 में आपकी जगह बनती है तो फिर आप टीम के अंदर आएंगे, लेकिन आप नोइंग दैट कि ये लड़का प्लेइंग 11 में तो नहीं होगा लेकिन हम इसको 16 में रख लेते हैं, वो आपसे नहीं होगा। तो इसी फिर लॉजिक पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये फिर सरफराज अहमद एज अ ट्रैवलर मुसलसल टीम के साथ चल रहे हैं, साबिक कप्तान, इतना एक्सपीरियंस, बेहतर नहीं होता कि कोई आप यंगस्टर उनके साथ ले लेते? रोहेल को देख लें, उन्होंने परफॉर्म किया है, उसके अलावा यहाँ आप हारिस को देख लें, विकेट कीपर बैट्समैन परफॉर्म किया है, रेहान अफरीदी है उसने किया है, और बहुत सारी मिसालें तो आपके सामने हैं। देखिए सरफराज की जहाँ तक बात है डेफिनेटली उसकी बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान के लिए, और जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमने रोल आइडेंटिफाई कर लिया, और विकेट कीपर का भी शायद मैंने आपको बताया था कि जी हमने जी। जिस टाइप का हमें विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए उसके लिए बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक के अंदर भी, ठीक है आपने रोहेल का नाम लिया, आजम उस कैटेगरी में आ जाते हैं, या हारिस की आपने बात की है, तो आपका जो पॉइंट है कि एक हम रखते यहाँ पे यंगस्टर साथ रख लेते, ये चीज डेफिनेटली हमने कंसिडर की थी, लेकिन फिर उसके पीछे आइडिया ये आया कि चले ये सीरीज हम सरफराज और रिजवान के साथ ही जाते हैं। पीएसएल के बाद हमने 100% हमने एक वो तय कर लिया जी कि देन वी विल लुक के हमारी टीम को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कौन सा बंदा सूटेबल है। दो विकेट कीपर्स की बात करते हैं तो दोनों हम कोशिश करेंगे कि इस पीएसएल के बाद हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जी कि ये हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये वो रोल निभा सकते हैं जो टीम के अंदर जरूरत है। वो कोई भी हो सकता है, वो रिजवान भी हो सकता है, वो सरफराज भी हो सकता है, वो आजम भी हो सकते हैं, वो हारिस भी हो सकते हैं, ये रूहेल भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ये तो है इंटरनेशनल, इनका एक्सपीरियंस भी है, और आप कह सकते हैं कि ये रेडी है, एटलीस्ट खेलने के लिए रेडी है। वो रोल की बात मैं नहीं कर रहा लेकिन रेडी है। लेकिन जहाँ बात रूहेल की, आजम की, हारिस की आती है तो उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए था। कुछ कमियां जो हमें नजर आई हैं वो भी हमने कहा चले पीएसएल के अंदर देखते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली इसमें चेंज नजर आएगी पीएसएल के बाद, और आपको क्लियर एक प्लान नजर आएगा। मैं ऑलराउंडर्स पे आता हूँ, उससे पहले एक बैट्समैन का और जिक्र कर लेते हैं। अभी लिमिटेड ओवर्स में और डोमेस्टिक में देखा, सोहेब मकसूद, बड़े बड़े अच्छी हिटिंग उन्होंने भी की। सोहेब मकसूद क्यों नहीं जगह बना पाए? बड़े अच्छे नंबर्स हैं उनके अगर आप देखें। नहीं सुहेब डेफिनेटली उस पर काफी हमारी डिस्कशन हुई है, लेकिन सुहेब को अगर कंपैरिजन मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के साथ करेंगे ना तो फिर वो थोड़ा सा वो बनता नहीं है, क्योंकि सुहेब की जो मेजोरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस है वो नंबर 3 के ऊपर, वो पावर प्ले के अंदर वो खेले हुए। तो अगर हम बाकी जो प्लेयर्स हमने मिडिल ऑर्डर के रखे हैं वो नंबर 3 वाले नहीं है, वो 4, 5, 6 नंबर के प्लेयर्स हैं, तो उस पोजीशन के ऊपर सुहेब सूटेबल नहीं है। सुहेब शुरू के वजह अच्छा खेलते हैं, उनको कुछ अगर दायरे के मिल जाए, उसके बाद उनको अच्छा स्टार्ट दायरे से मिलता है तो फिर वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं। अगर हम कह दें कि वो 4, 5 नंबर पे जाएं और आखिरी 8 ओवरों में वो हमें रन करके दें, तो अभी तक उन्होंने वो रोल निभाया नहीं है डोमेस्टिक के अंदर भी। मेजोरिटी ऑफ द रन आप उनके देखेंगे तो नंबर 3 के ऊपर ही है, या नंबर जो भी उनका हो, वो शुरू में उनकी बैटिंग जब आती है वो ज्यादा रन करते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारी नजर है सुहेब के ऊपर भी, और उससे भी बात होगी, कुछ चीजें हमने फिर मैं कहूंगा कि क्लियर हो जाएंगी कि हो सकता है कि नंबर 3 की स्लॉट अवेलेबल होती है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम इस शोएब को भी कंसिडर करेंगे। क्योंकि आसिफ देखें एक चीज मैंने इसमें क्लियर रखी हुई है कि हम वो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि किसी ने 5 नंबर पे परफॉर्म किया है तो उसको ओपन करा दें, या किसी ने ओपन में रन किए हैं तो हम उसको 5 नंबर के लिए पिक कर लें। तो जो जिस रोल के लिए होगा, जहां पे जिस रोल पे उसने परफॉर्म किया होगा वो उसी पे पिक होगा और आगे जाके उसी के ऊपर खेलेगा। अब ये नहीं कि 3 नंबर का बैट्समैन सिलेक्ट हमने कर लिया है तो ऊपर पाकिस्तान टीम में जाके वो 6 नंबर पे बैटिंग करेगा, तो ये टीम के साथ भी नाइंसाफी होती है और उस प्लेयर के साथ भी नाइंसाफी होती है।
लेकिन डेफिनेटली हमारी नज़र है स्ट्रेम पे। डेफिनेटली आपने काफ़ी अब तक हमने पाकिस्तान की जो स्क्वाड है उसमें जो मुख्तलिफ उसके एरियाज़ हैं उस पर हमने बात की है। ऑलराउंडर्स पे बात करेंगे, उसके अलावा कुछ नए इंक्लूजन्स हैं, उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ का इशू है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं। वसीम, ऑलराउंडर्स में आपने ये तीन लड़के रखे हैं, अमाद भट्ट है, उसके अलावा हुसैन तलत है, आमिर यामीन की परफॉर्मेंस तो हम देखते आ रहे हैं, पिछले सीज़न में भी था, इसमें भी था। इससे अलावा आपके पास नवाज़ भी मौजूद है स्क्वाड में, उसके अलावा ज़फ़र गौहर भी मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा इन ऑलराउंडर्स के ऊपर इन्हिसार है। ख़ास तौर से अगर जो बात मैं सुन रहा था कहीं, वो अमाद भट्ट के बारे में थी कि उसका कोई इकॉनमी रेट खासा ज़्यादा है, इतना इम्पैक्ट उनका नज़र नहीं आया हाल ही में। एक तो आप स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स और फास्ट जो पेसर्स हैं ऑलराउंडर्स, उनको जरा कैटेगरी अलग डिफरेंट कर कर लें। देते हैं कि वो डिफरेंट रोल है उनका, और फास्ट बॉलर्स जो ऑलराउंडर्स हैं पेसर्स हैं उनका एक डिफरेंट रोल है। तो उसमें आपको नवाज और जो जफर गौर नजर आते हैं कि वो दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेट्स सी आगे चल के खेलता कौन है इनमें से, लेकिन ये दोनों बेस्ट ऑप्शन हमें नजर आए, हमने दोनों को रखा। उसके बाद अगर हम देखते हैं पेसर्स की जानिब, अब फ़हीम अशरफ इस्टेब्लिश हो रहे हैं, काफ़ी उनकी क्रिकेट के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, चाहे बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें। लेकिन हमें बैकअप भी तैयार करते हैं, और बैकअप मेरी कोशिश ये है कि हर प्लेयर के साथ उसका बैकअप तैयार हो के खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास रेडी प्लेयर्स हों। ऑलराउंडर्स, अब दो फास्ट बॉलर्स ऑलराउंडर जो है वो बैकअप पे हैं, अहमद भट्ट और आमिर यामीन। तो उसकी लॉजिक देखिए, आमिर यामीन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑलराउंडर अगर आप उसको हाँ कंपेयर करते जी। हैं इवन हुसैन फहीम तलत के अशरफ के साथ। साथ या इमाद भट्ट के साथ। हाँ। हुसैन तल्लत को मैं प्योरली उस कैटेगरी में लेके नहीं आता, हुसैन पे मैं आता हूँ। पहले मैं आमिर और जरा इमाद की बात कर लूँ कि आमिर इज वन ऑफ दोस्त के वो नए बॉल से बॉलिंग करते हैं जो कि बड़े कम ऑलराउंडर्स कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। अगर आप नए बॉल की बात करते हैं डोमेस्टिक के अंदर, ये T20 के अंदर स्पेशली देखते हैं तो उनमें विकेट टेकिंग एबिलिटी है, नए जी। बॉल के साथ रन भी नहीं देते हैं। ये चीज फहीम अशरफ के पास भी इतनी नहीं है और ये चीज इमाद भट्ट के पास भी नहीं है। तो उनका रोल ये है कि अगर नए बॉल का एक बॉलर आपको चाहिए कि ऑलराउंडर जो नया बॉल भी कर सके और साथ में बैटिंग भी कर सके, उनकी बैटिंग से किसी को इनकार नहीं है, आमिर जामीन ने प्रूव किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। उसके बाद इमाद भट्ट, वो थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। इकॉनमी आपकी इनको ऊपर नजर आएगी, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो वो भी आपको ऊपर नजर आएगा। आमिर यामीन से भी शायद आपको बेहतर उसका स्ट्राइक रेट नजर आएगा, क्योंकि वो बॉलिंग मिडिल ओवर्स में या डेथ बॉलिंग जब वो करता है तो वहां पे चांसेस होता है आपको हिट भी पड़ेगी, साथ साथ आपको विकेट भी उसके अंदर मिलती है। तो दोनों का रोल वो डिफरेंट हो जाता है कि एक नए बॉल से कर सकता है और एक पुराने बॉल से कर सकता है। वेरिएशन है उसके पास, समटाइम वो रिवर्स भी कर लेते हैं, लेकिन लॉट ऑफ वेरिएशंस मौजूद हैं बॉलिंग के अंदर। इमाद भट्ट की अगर हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस दोनों की अगर हम देखते हैं तो दोनों ने परफॉर्म किया हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल के स्टैट्स निकाले थे तो दोनों के आप देखते हैं तो आपको अच्छे स्टैट्स आपको नजर आते हैं। और अब वो आगे चल के देखते हैं कि किसकी जगह बनती है। लेकिन मेरी कोशिश आसिफ ये है कि जब 20 का स्क्वाड बनता है या 16 का भी जब बनेगा, तो जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद हैं आप वो कैप्टन के लिए टीम के अंदर रखते हैं। हाँ भाई, ये रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है। जब फाइनल प्लेइंग 11 हो तो उनके पास हमें दो स्पिनर खिलाने हैं, दो स्पिनर होने चाहिए। मुझे एक यहाँ पे स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, होना चाहिए आपके पास ऑलराउंडर चाहिए, पेसर होना चाहिए, नए बॉल वाला चाहिए वो भी होना चाहिए, पुराने बॉल वाला चाहिए वो भी होना चाहिए। तो मैंने सारे एरियाज इसके अंदर सारे ऑप्शंस आपने दे दिए। प्रोवाइड ए, किए हैं। एक बड़ा बिल्कुल ऐसे। एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था अनवर अली। इस सीज़न में भी बैटिंग तो उनकी काफ़ी अच्छी नज़र आई। अनवर में क्या कमी नज़र आती है आपको? ये अनवर उसने 2-3 इनिंग्स बड़ी जबरदस्त खेली है अभी भी, लेकिन जो प्रॉब्लम आ जाता है वो बॉलिंग का आ जाता है। क्योंकि अनवर इज वन ऑफ दोज के अभी वो उस स्टेज के ऊपर नहीं है कि आप उनको सिर्फ एज अ बैट्समैन आप पिक कर सकें। उनको बॉलिंग भी साथ में, उनको उनकी बॉलिंग के ऊपर नजर है कि अगर वो बॉलिंग के अंदर बेहतर परफॉर्म करते हैं तो फ्यूचर में जाके उनका भी चांस बन सकता है। और उसके अलावा आप जिक्र कर रहे थे हुसैन तलत का, ये अभी उस कैटेगरी में नहीं आते। अगर आमिर की आप या इमाद भट्ट की या नवाज या जफर की बात करते हैं तो आप इनमें निसार करते हैं 3 से 4 ओवर्स का, ये 3 से 4 ओवर्स आपको दे सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है हुसैन तलत की या फिर उसमें दानिश अजीज उसके अंदर आ जाते हैं कि ये बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं यार 1 से 2 ओवर ये निकाल के अगर हमें दे देते हैं टीम को तो उसका भी फायदा हो सकता है। ये नेवर नो, 3 से 4 ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टली देखते हुए जब ऐसा टीम आप प्लेयर रखते हैं तो आप कहते हैं यार जहाँ जरूरत पड़ी ना तो 1-2 ओवर हम इससे भी करवा लें। अब आपने एक ऐसा प्लेयर मिस कर दिया जो आपको एग्रेसिव ओपनर भी आपके लिए था और बॉलिंग भी आपको करके देता, मोहम्मद हफीज़।
वो चंद घंटे का किस्सा है, क्या किस्सा है हफीज़ का? देखिए, एक तो इस चीज़ कल भी मैं सुन रहा था किसी जगह पे जो लगे हुए हैं लोग कि वो ड्रॉप हो गए हैं। हफीज़ इज़ नॉट ड्रॉप फ्रॉम द टीम। हफीज़ वाज़ नॉट अवेलेबल। हफीज़ दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से वो टीम का नहीं, हिस्सा वो तो नहीं आपने बन बता सके। दिया क्यों तो दस्तयाब नहीं थे। हफीज़ क्यों, ये 3 फरवरी की डेडलाइन, ये है क्या? जब टाइम है आपके पास, पहला मैच 11 को है। देखिए, ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, तो अगर 11 को मैच होता तो आपका कैंप लगता 6 को 7 को, जैसे नॉर्मली रूटीन में चीजें होती हैं और साल साल से होती आ रही हैं। तो फिर आप कोच से कहते हो यार कोच अब मेरे 2 मैचेस हैं या मेरे घर पे कोई काम है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको मिल जाती। ऐसा ही होता था। हाँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का जो पहला टेस्ट मैच था ना जोहान्सबर्ग में, उसमें एक प्लेयर हम्म, टॉस के बाद आया, मैच शुरू होने के बाद आया। ऐसा भी होता है, हम्म, वो आपको पता हाँ। होगा। लेकिन अब वो देखें कि ये कोविड का सिनारियो है, इसके अंदर बबल बनता है जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान एमओयू होता है। आप एक एग्रीमेंट होता है जी कि 3 तारीख से एक बबल बन रहा है। तो वो जो 11 तारीख आप मैच की बता रहे हैं वो असल में 3 तारीख है। तो 3 तारीख को अब अगर जो मैच की डेट है ना वो 11 से 12 नहीं हो सकती, तो बबल की डेट भी 3 से 4 नहीं हो सकती है। तो आप इस चीज को समझना होगा कि इसमें पूरा टूर जो है ना आपका, इतना बड़ा एक टूर, इतने इसके बाद पाकिस्तान एक मेजर टीम आई है, तो उस पे रिस्क नहीं आप ले सकते हैं कि आप किसी को अलाउ कर दें। दोनों मुल्कों का एग्रीमेंट है कि इस डेट के बाद कोई लड़का इसमें एंटर नहीं होगा। तो उसमें फिर जब वो अवेलेबल नहीं थे, तो फिर हमें उनको कंसिडर नहीं हाँ करना बिल्कुल पड़ा ठीक है। क्योंकि वो आप आपके, अवेलेबल नहीं हाँ, थे। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि आपसे ये सवाल वैसे बनता नहीं है, क्योंकि आपको जो लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्लेयर्स दी आपने उसमें से लिया। लेकिन क्या ये ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा कि हफीज़ ने दिसंबर में ये कह दिया था कि मैं ये सीरीज़ नहीं खेलूँगा। बिल्कुल ट्विटर में उन्होंने बताया हुआ था, और उसके बाद जब उनकी टीम अनाउंस की है मैंने, उससे पहले मेरी भी बात उनसे हुई थी। आई ट्राई टू, लेकिन फिर बात उधर थी कि वो टीम की रात तक भी वो मतलब रजामंदी नहीं थी, उनकी दस्तयाबी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ा। देखें, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर या अगर आप कोच से बात करेंगे, कैप्टन से, सबकी ख्वाहिश है कि मोहम्मद हफीज आए और मैचेस वो खेलें। लेकिन बात फिर उधर आ जाती है कि उसके लिए आपको अपनी अवेलेबिलिटी देनी पड़ती है। तो जब उन्होंने अवेलेबिलिटी नहीं दी है, तो फिर हमें कोई दूसरा लड़का उनकी जगह पिक करना पड़ा है। तो अगर वो टाइम पे अवेलेबल होते तो चीजें डिफरेंट हो सकती थी। डेफिनेटली हफीज की कमी टीम के अंदर नजर आएगी। इस टाइम पे बड़ी परफॉर्म वो कर रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जब कोई भी रूल्स बनते हैं, कोई इस तरह की चीजें होती हैं, तो हर प्लेयर के लिए सेम होती हैं। और इस सिनारियो के अंदर तो बिल्कुल बिल्कुल ये चांस नहीं ले सकते हैं कि जो डिसाइडेड डेट है उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, चलें, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि आपको जो दिया गया सिनेरियो उसी में आपने किया। अब ये मैं एक सवाल आपसे, मेरा ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी आपकी बात हुई थी, आपको भी तशवीश है कि टेस्ट मैच से लड़के अलग जा रहे हैं, बस हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी पूछ लूँ। तो क्या ऐसा कोई प्लान है आपकी तरफ से, पीसीबी की तरफ से, कि इन लड़कों को ज़रा टेस्ट मैच की तरफ आप राग़िब करें, ज़रा शॉर्टर वर्जन से थोड़ा सा इनको अलग करें? नहीं, डेफिनेटली ये चीज देखिए, न सिर्फ पाकिस्तान में, अगर बाकी मुल्कों में भी आपको कुछ मुल्क में स्पेशली ये चीज नजर आ रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वाइट बॉल के हमारे लड़के हैं और जो कि रेड बॉल खेल सकते हैं, उनसे बातचीत मैं अपने लेवल पे भी कर रहा हूँ। और आगे चल के शायद इसमें आपको कुछ और बेहतरी भी नजर आएगी। फाइनेंशियल साइड भी अगर हम देखते हैं, तो उसके लिए भी बातचीत चल रही है कि ज्यादा फाइनेंशियल साइड मतलब इंसेंटिव रखे जाए। इनके कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाए जा इंसेंटिव सकते हैं। ज्यादा रखे जाए, इनकी जो मैच फीस है शायद उस पर भी नजरसानी की जाए। ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो आगे जाके शायद इसमें आपको डेवलपमेंट नजर आएगी। जैसे हारिस रऊफ को भी मैं टेस्ट मैच में लेके आया था, कुछ लोग उससे सरप्राइज हुए थे। लेकिन ये है कि हारिस रऊफ, वी ऑल नो, इवन हसनैन उसमें आ जाते हैं कि अगर ये हमारे लिए रेड बॉल भी खेलते हैं तो हमारी टेस्ट क्रिकेट का भी फायदा होगा। और इन लड़कों की आई थिंक डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेशन जो है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि रेड बॉल में देखते हैं तो हमारे पास भी बहुत बड़ा पूल फास्ट बॉलर्स का मौजूद नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो लड़के हमारे वाइट बॉल खेल रहे हैं और अगर उनमें एबिलिटी है, उनकी फिटनेस है, तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता रेड बॉल की जानिब भी लेके आए। लेकिन अभी आपको डोमेस्टिक आपने भी बड़ी फॉलो की है, तो काफी आपको फास्ट बॉलर नजर आए हैं। कुछ अपना लोहा मनवा चुके हैं, कुछ ने अपना पोटेंशियल शो किया है। तो हमारी कोशिश है कि अगर उनमें से कुछ लड़के पीएसएल के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनको हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजेंगे। और जो पीएसएल खेल रहे हैं और जिन्हें आइडेंटिफाई है कि यार ये फास्ट बॉलर्स आगे चल के हमारे रेड बॉल और व्हाइट बॉल में हमारे काम आ सकते हैं, तो उनको भी हम एनएचपीसी भेजेंगे और उनके ऊपर काम होगा, ताकि हमारा जो पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स है
वो ज़रा बड़ा हो सके। एट द मोमेंट वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि होना चाहिए। मतलब फास्ट बॉलर्स का अलग कैंप प्लान कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हमारे पास इस टाइम काफ़ी अच्छा स्टाफ भी मौजूद है, एनएचपीसी पे है। तो प्लेयर्स लाइक शाहनवाज़ धानी थे, इस तरह उमर है, इस तरह केपीके के बॉलर्स आपको नज़र आमिर आए है, हैं, इरफान उल्ला आमिर। शाह थे, आमिर था, मोहम्मद वसीम है। हुँ। तो काफ़ी इस तरह के बॉलर्स हैं जिनमें आपको वो नज़र आ रहा है कि करंट है इनमें यार, ये आगे चल के ना परफ़ॉर्मेंसें दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी। तो इनको हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि बस ये परफ़ॉर्म करें और आ जाएँ, तो इनके ऊपर हम मेहनत भी करेंगे, इनके ऊपर टाइम भी लगाएँगे वहाँ पे एनएचपीसी के ऊपर। और होपफुली इसके रिजल्ट्स आपको जल्द आना शुरू हो जाएँगे। अच्छे फास्ट बॉलर्स के आपने नाम, इरफान भी एक बॉलर है केपीके का, वो भी बड़ा अच्छा है। चलें वसीम। जी, इरफान उल्ला शाह जी। जी, बहुत बहुत जी वसीम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और काफ़ी तफसील के साथ स्क्वाड को, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का जो नज़रिया है उसको, और जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी प्लान कर रही है उस सूरत हाल पर रोशनी डाली। जहां बात ख़त्म हुई थी वो बड़ी हौसला अफजा है। एक तो टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर्स की मैच फीस में इजाफे की बात चल रही है, एक बात। दूसरा, नौजवान फास्ट बॉलर्स का एक अलग से कैंप भी जल्दी लगाया जाएगा। तो ठीक है, इसी नोट पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।